एम के एडुटेक चैनल के ऊपर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 27 मई 2026 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं इनको हम थोड़ा विस्तार में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले हम टॉपिक कवर करेंगे राष्ट्रीय खेल प्रशासन बोर्ड और जो राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण नियम 2026 है। और दोस्तों, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत जो है राष्ट्रीय खेल बोर्ड और राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के नियम को अधिसूचित किया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसमें भारत में खेल प्रशासन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह और पेशेवर बनाना है। अब राष्ट्रीय खेल बोर्ड जो होगा, खेल संघों को ये मान्यता, जितने भी खेल संघ होते हैं आप इनको मान्यता देगा और जो वित्तीय और नैतिक मानकों की जो है इसकी भी निगरानी भी करेगा। इसके अलावा ये राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल से जितने जुड़े जो भी विवाद होंगे उसका त्वरित निपटारा करने के लिए ये सहायक होगा। वहीं ये कानून जो है खेल संघों में जो पारदर्शी चुनाव हो गए, वित्तीय ऑडिट हो गए, खिलाड़ियों की जो भागीदारी है और जवाबदेही है उसको सुनिश्चित करेगा। भारत यदि भविष्य में ओलंपिक जैसे बड़े आयोजनों की मेजबानी करना चाहता है तो इस प्रकार के सुधार की इसके लिए अत्यंत आवश्यकता है। अगला टॉपिक हम कवर करें क्वाड। क्वाड आप सब जानते हैं कि 4 देशों का समूह है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। हाल ही में नई दिल्ली में 11वीं जो है इसकी विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलेंस कोलैबोरेशन यानी कि IPMSC की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री गतिविधियों की निगरानी और सूचनाओं का आदान प्रदान। साथ ही जो क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव है और जो इंडो पैसिफिक एनर्जी सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, ये भी शुरू किए गए हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो आधुनिक तकनीक और जो रक्षा उद्योग के लिए लिथियम कोबाल्ट जैसे जो भी खनिज है उसकी आवश्यकता जो है आजकल बढ़ती जा रही है। तो आपको पता ही है कि क्वाड की स्थापना कब हुई, तो परीक्षाओं में ज्यादातर इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्वाड की स्थापना कब हुई और इसका उद्देश्य क्या है। तो उसको याद रखें कि इसकी शुरुआत 2004 की जो सुनामी है उसके बाद एक मानवीय सहायता सहयोग से हुई थी। अगला जो टॉपिक है वो हम कवर करेंगे, इसमें डिजिटल युग में भारत के जो महत्वपूर्ण ढांचों की जो सुरक्षा है उसके बारे में हम बात करेंगे। कैसे, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो बैंकिंग है आजकल, बिजली है, रेलवे है, हॉस्पिटल है, इंटरनेट है और जितने भी हमारे सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं सभी डिजिटल तकनीकों के ऊपर जो है वो निर्भर हो चुके हैं। तो इन्हें ही हम क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी CNI कहा जाता है। यदि इनमें से किसी प्रकार का अगर साइबर हमला हो जाए तो जो देश की सुरक्षा है, अर्थव्यवस्था है और जो जनजीवन है वो गंभीर रूप से, आप जानते हैं कि इससे प्रभावित हो सकता है। आज IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, SCADA सिस्टम के उपयोग से इनको चलाना जो है, इनका संचालन जो है कुछ हद तक आसान हुआ है। लेकिन इससे साथ साथ में जो डिजिटल आपके रैंसमवेयर वगैरह है, आपका डिजिटल साइबर हमले जो है उनका खतरा ज्यादा बढ़ गया हुआ है। तो अमेरिका में आपने जो हाल ही में कॉलोनियल पाइपलाइन पर जो रैंसमवेयर हमले थे उससे देखा था कि किस प्रकार से देश की ईंधन की आपूर्ति जो है वो बाधित कर सकते हैं ये जो साइबर हमले हैं। तो भारत में जो है CERT-IN और NCIIP जो है साइबर स्वच्छता केंद्र और CISF जैसे संस्थाएं हैं जो कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा का कार्य करती हैं। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है जो स्वदेशी तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देना आज समय की आवश्यकता है। अगला टॉपिक हम कवर करेंगे, जो आप जानते हैं कि रुपए में भी ऐतिहासिक गिरावट चल रही है। 2025 में प्रति डॉलर जो रुपए की कीमत थी वो 85 रुपए थी और 2026 में अभी ये लगभग 96 रुपए पहुंच चुकी है। तो भारत का जो है ट्रेड डेफिसिट, भारत का जो व्यापार घाटा है, ये भी काफी बढ़ गया है। हम निर्यात से ज्यादा आयात करते हैं जिसके कारण जो है डॉलर की जो है डिमांड बढ़ जाती है। दूसरा जो रुपए के गिरने की एक महत्वपूर्ण वजह है वो है कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी। भारत जो है ज्यादा से ज्यादा जो तेल है वो बाहर से आयात करता है, तो उसको हमें डॉलर में परचेज करना पड़ता है, जिस वजह से जो है डॉलर की वैल्यू और ज्यादा बढ़ रही है, रुपए की वैल्यू गिर रही है। तो तीसरा जो विदेशी निवेशक हैं, FPI आउटफ्लो जिसको हम बोलते हैं, जो विदेशी निवेशक है इन्होंने अपना मार्केट से पूंजी निकालना शुरू कर दिया है। चौथा है अमेरिका में जो ब्याज दरें जो बढ़ गई हैं जिससे कारण जो है कि
निवेशक है अमेरिकी बाजारों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो रुपया अगर कमजोर होगा तो आयात भी आपके महंगे हो जाएंगे, जिससे महंगाई बढ़ेगी। और हालांकि जो निर्यात है को कुछ लाभ मिल सकता है, क्योंकि भारतीय जो उत्पाद है विदेशी बाजारों में सस्ते हो जाते हैं इससे। अच्छा, रुपए को किस प्रकार से स्थिर रख सकते हैं, इसके लिए भारत के जो रिजर्व बैंक है विदेशी मुद्रा भंडार का जो है उसका उपयोग करता है, और जो आवश्यक मौद्रिक उपाय है तो उनको अपनाने की तरफ ज्यादा बढ़ावा देता है। अगला टॉपिक हम करेंगे जनसांख्यिक परिवर्तन समिति। केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलकर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। इस समिति का उद्देश्य देश में हो रहे जनसंख्या संबंधी परिवर्तनों का जो है अध्ययन करना है। समिति ये पता लगाएगी कि किन क्षेत्रों में असामान्य जनसंख्या परिवर्तन हो रहे हैं और इसके पीछे के क्या कारण। तो इन कारणों में जो अवैध जो आपके प्रवास होता है वो हो गया उसमें, और सीमा पार जो घुसपैठ होती है, और आर्थिक अवसरों के कारण जो पलायन होता है, और अन्य सामाजिक जो भी कारक होंगे वो शामिल है। तो भारत की फर्टिलिटी रेट जो है अब 2.0 तक पहुंच चुकी है, जो कि प्रतिस्थापन स्तर से जो है 2.1 से भी कम है। ये संकेत देता है कि भारत अब धीरे धीरे जनसंख्या स्थिरीकरण की तरफ जा रहा है। कुछ समाचार अब हम संक्षेप में कर लेते हैं। अलगोजा, जो कि राजस्थान के प्रसिद्ध लोक वाद्य यंत्र है अलगोजा, इसको संरक्षित करने के लिए तगाराम भील जो है उनको पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है। तो ये राजस्थान का एक स्थानीय वाद्य यंत्र है जिसे कि तगाराम भील जो है, इन्हें संरक्षित करने के लिए इसे 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अलगोजा जो है दो बांसुरियों से मिलकर बना एक लोक वाद्य यंत्र होता है जिसे एक साथ बजाया जाता है। यह राजस्थान और पंजाब की लोक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा खजुराहो में मध्य प्रदेश का विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर समूह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के 25 दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम की जो है वो ये मेजबानी करेगा। याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है, और खजुराहो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। इसका निर्माण मुख्य रूप से चंदेल वंश द्वारा कराया गया था। अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय की शक्ति। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सड़क सुरक्षा को जीवन के अधिकार यानी अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना है। इस निर्णय में अदालत ने अनुच्छेद 142 का उपयोग किया है। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मामले में जो है पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष आदेश जारी करने की जो है शक्ति देता है। जैसे भोपाल गैस जो त्रासदी मामला है, कोयला ब्लॉक आवंटन मामला, कई वैवाहिक जो विवादों में इस शक्ति का उपयोग ऑलरेडी किया जा चुका है। हालांकि जो इसके क्रिटिक्स हैं उनका ये मानना है कि कभी कभी इसका प्रयोग जो है न्यायिक अतिक्रमण यानी जुडिशियल ओवररीच के रूप में भी हो सकता है। अब्राहम समझौते की हम बात करेंगे। अब्राहम अकॉर्ड, ये 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता से इजराइल और कुछ जो अरब के देश हैं इनके बीच में हुए संबंध को सामान्यीकरण समझौता है। संयुक्त अरब अमीरात, इसमें बहरीन, मोरक्को, सूडान, इन सब ने इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध जो है अपने स्थापित किए हैं। इस समझौते ने जो है मध्य पूर्व की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाया है, क्योंकि पहली बार कई अरब देशों ने फिलिस्तीन मुद्दे के पूर्ण समाधान से पहले ही इजराइल के साथ जो है संबंध स्थापित कर लिए। तो ये समझौता जो है क्षेत्रीय सुरक्षा हो गया, व्यापार हो गया, पर्यटन हो गया, और जो तकनीकी सहयोग है इसको बढ़ावा देता है। अगला हम टॉपिक कवर करेंगे IACS जो है, इसके अभी हाल ही में 150 वर्ष हो चुके हैं। अंतिम विषय है ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस। इसकी स्थापना 1876 में डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने की थी। यही पर जो है जो हमारे महान वैज्ञानिक सर CV रमन जी ने 1928 में रमन इफेक्ट जो है, जिसे हम रमन प्रभाव के नाम से जानते हैं, इसकी खोज की थी। तो रमन प्रभाव के लिए 1930 में फिजिक्स का नोबेल भी CV रमन जी को मिला था, और ये विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई बने थे। रमन प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्ण से संबंधित एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक घटना है। इसी खोज की स्मृति के वर्ष में हम हर वर्ष जो है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो अब हम निष्कर्ष की बात करते हैं जो आज हमने पढ़ा। तो दोस्तों, हमने खेल प्रशासन सुधार जो अधिनियम है उसके बारे में चर्चा की, क्वाड देशों के बारे में चर्चा की, साइबर सुरक्षा भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है उसके बारे में चर्चा की, रुपए की गिरावट के बारे में कहा,
और जो जनसांख्यिकी परिवर्तन है उसके बारे में अनुच्छेद 142 इसका किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है उसके बारे में चर्चा की। अब्राहम समझौता और IACS के जो 150 वर्ष है, ये जो कुछ प्रमुख विषय थे इनके बारे में हमने चर्चा की। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ना दबाना भूलें। अगला वीडियो हम फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।